कस्टडी किसको दी जाए, उसमें सर्वप्रथम ये आती है कि किसमें ज्यादा मेच्योरिटी है, कौन बच्चों को ज्यादा ढंग से संभाल सकता है, कौन ऐसी परिस्थिति में है जो बच्चों की एजुकेशन का ध्यान रख सकता है। इकोनॉमिक ग्राउंड एक क्राइटेरिया है, पर ये सोल ग्राउंड नहीं है। जैसे आप क्रिमिनल लॉ में देखते हैं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे सजा तो हो सकती है, बट इट कांट बी द सोल ग्राउंड। मतलब वो सोल ग्राउंड नहीं बन सकता, जिसको कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण माना है। और ब्रिटिश जजमेंट से पेरेंटल एलिनिएशन सिंड्रोम, जिसको PAS कहा जाता है, जिसमें एक पेरेंट दूसरे पेरेंट के खिलाफ बच्चे को भड़काता है, उसके मन में विष घोलता है, जहर घोलता है, तो कोर्ट का संभावित ये भी एक रहता है कि बच्चे का निर्णय जाते वक्त वो ये देखने की कोशिश करते हैं, वो पर्दे हटाते हैं कोर्ट में कि कहीं बच्चा इस PAS से प्रभावित तो नहीं है। माता पिता के बीच में किसको चूज करे, वो किसकी तरफ उस लक्ष्मण रेखा को लांग करके किसकी तरफ जाए। तो मुझे लगता है ऐसी परिस्थितियों में जहां बच्चे को एक पेरेंट प्रभावित कर रहा है, दूसरे पेरेंट के प्रति विष घोल रहा है, वहां पे कोर्ट की और भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। यदि विजिटेशन राइट महीने में 2 दिन है और आप 6 दिन तक बच्चे को लेकर के गायब हो गए, आपको ये था कि आप दिल्ली शहर में विजिटेशन राइट में विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट या विदाउट द परमिशन ऑफ द अदर पेरेंट आप उसको शहर से बाहर नहीं लेके जाएंगे, तो आपको पता चला कि आप 15 दिन के लिए विदेश चले गए या मसूरी घूमने चले गए या शिमला घूमने चले गए। ऐसी सब परिस्थितियों में मुझे लगता है कि आपको संभवतः अपने आप बात करनी चाहिए, और अगर आपकी बात अपने आप नहीं सुलझ रही और दूसरा पेरेंट उन सारी कंडीशंस को जो फैमिली कोर्ट ने लगाई है विजिटेशन राइट्स में, उसका अगर उल्लंघन कर रहा है, अगर वायलेशन कर रहा है, तो आपको कोर्ट वापस जाना चाहिए। आपकी हजारों की संख्या में हमें लगातार कॉल आ रही है और इसी बीच एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय आप लगातार हमसे उठा रहे हैं, वो है चाइल्ड कस्टडी का। हस्बैंड वाइफ के बीच किसी तरह का विवाद हो गया है, आपस में रह नहीं पा रहे, माइनर बच्चे हैं यानी कि नाबालिग बच्चे हैं, उनकी कस्टडी एक बड़ी समस्या हो गई है, पूरी कानूनी प्रोसेस है और माँ बाप उन बच्चों की कस्टडी पाने के लिए लगातार लड़ते हैं। तो जब लगातार लीगल रिपोर्टर को इसके कॉल आ रहे थे कि आप चाइल्ड कस्टडी पे बात करें, चाइल्ड कस्टडी पे हमें बताएं, तो उस पर हमने निर्णय लिया कि चाइल्ड कस्टडी पे आज ओवरऑल आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपके हित के कानून क्या है, चाहे वो फादर हो चाहे मदर हो। हम किसी एक तरफा नहीं कानून बता रहे, हम आपको वो आज कानून बताने जा रहे हैं जो कानून सम्मत है, जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के रीसेंट जजमेंट क्या कहते हैं चाइल्ड कस्टडी को। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर, और आज चाइल्ड कस्टडी के विषय पर हमारे साथ जुड़ गए हैं एडवोकेट विकास गुप्ता सर। 4 दशक का एक बड़ा अनुभव है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालतों में लगातार मैट्रिमोनियल के बड़े केसेस देखे। आप लगातार 482 का चर्चा करते थे, 226 की चर्चा करते थे, या चार्जशीट होने के बाद डिस्चार्ज पर उसके ये महारत हासिल है और लगातार 482 में क्वेश्चन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से करा रहे हैं। विकास सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल रिपोर्टर में। चाइल्ड कस्टडी को लेके जैसा आपने सुना कि हमारे पास हजारों की संख्या में जो पीड़ित हैं उनके कॉल आ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें। सबसे पहले तो मैं आपका चाहूंगा बहुत संक्षेप में इस कानून के बारे में हमारे दर्शकों को जरा ब्रीफ कर दें, जिससे कि वो समझ जाए कि आखिर एसेंस क्या है इस चाइल्ड कस्टडी का। सर देखिए विप्लव, अगर कायदे से देखा जाए तो 2 एक्ट में जाकर के ये कवर्ड होता है। एक है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट और दूसरा वार्ड्स एंड गार्डियनशिप एक्ट में। लेकिन संभवतः बात समय समय पर हमेशा ये चर्चा उठी कि ऐसी कोई क्लियर गाइडलाइन, कोई ऐसा कानून या ऐसा सेक्शन नहीं है जो ये कहता हो कि कस्टडी चाइल्ड की किसी एक माता को दी जाए या पिता को दी जाए। सर्वप्रथम इन दोनों कानूनों के पीछे एसेंस ये है कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड वो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है। तो अब वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड की कस्टडी को ध्यान में रखते हुए कस्टडी किसको दी जाए, माता को दी जाए, पिता को दी जाए, तो विभिन्न अलग अलग जजमेंट्स के सहारे से कुछ गाइडलाइंस आई, लेकिन वो भी पूर्णतः ये बात को नहीं स्थापित कर पाए कि कौन सी ऐसी क्लियर गाइडलाइन, कौन सा ऐसा क्लियर कानून है जिसके तहत गार्डियनशिप या उस बच्चे की कस्टडी जहां पे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है
माता पिता अलग हैं, माता पिता अलग होना चाहते हैं, वो माइनर चाइल्ड की कस्टडी किसको दी जाए। तो ये संभवतः आज की तारीख में भी, जबकि कानून काफी पिछले 50-60 साल से हैं, लेकिन आज भी काफी इसमें ग्रे एरिया है, और संभवतः इसी बात को लेकर के काफी चर्चा रहती है कि घूम फिर करके बात आ जाती है वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड की। अब वो वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड कैसे होता है, वो अलग अलग जजमेंट्स में अलग अलग रूप से बताया गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है विकास गुप्ता सर, मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा कि एक पीड़ित है, चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, अब दोनों के बीच एक जो मैट्रिमोनियल रिलेशन है वो बहुत खराब हो चुके हैं, इस दशा में पहुंच चुके हैं कि दोनों को डिवोर्स चाहिए और दोनों अलग हो जाना चाहते हैं। अब माइनर बच्चे हैं, और ये जैसा कि आपको शुरुआती दौर में हमने कहा कि ये एक्ट दोनों जो ये कानून है वो माइनर पे ही लागू होते हैं, तो इनकी कस्टडी, माइनर बच्चों की कस्टडी के लिए जब आप जाते हैं तो जैसा अभी विकास गुप्ता सर ने कहा कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज पैरामाउंट, और ये न केवल कानून है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट है। अब जहां ये वेलफेयर शब्द आ जाता है, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, इसके तो बहुत निश्चित रूप से बहुआयामी उसके अर्थ है। लेकिन विकास सर, एक पिता या माता की कस्टडी में देने के लिए क्या वो प्रमुख कंटेंट है, वो इंग्रेडिएंट है, माफ कीजिएगा कंटेंट में गलत बोल गया, इंग्रेडिएंट है जिनके आधार पर दोनों में से किसी को माइनर की कस्टडी मिल सकती है, वो हमारे दर्शकों को आप बता। संभवतः विप्लव, अगर आप ये देखेंगे कि इसमें काफी सारे पैरामीटर्स आते हैं। वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड के बाद पैरामीटर्स हैं कि अगर लड़की की कस्टडी है तो गर्ल चाइल्ड की कस्टडी संभवतः माता को ही दी जाती है, क्योंकि लड़की का कोर्ट को यह भी ध्यान होता है कि वो उनके विवेक के बाद वो ये सोचते हैं कि लड़की कल को प्यूबर्टी में आती है या उसको बड़ा होना है, तो वो संभवतः वो सारे डिस्कशंस अपनी माँ से कर सकती है बनस्पत अपने पिता से। जो और महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं कि कस्टडी किसको दी जाए, उसमें सर्वप्रथम ये आती है कि किसमें ज्यादा मेच्योरिटी है, कौन बच्चों को ज्यादा ढंग से संभाल सकता है, कौन ऐसी परिस्थिति में है जो बच्चों की एजुकेशन का ध्यान रख सकता है। आप किसी गांव कस्बे में है या किसी शहर में है जहां पे आप बच्चे को अच्छी शिक्षा मुहैया करा सकते हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जबकि ये सिर्फ ये सोल बेसिस नहीं हो सकता कि फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, फाइनेंशियली सपोर्ट कौन बच्चे को ज्यादा कर सकता है, कौन मुहैया करा सकता है, ये भी एक बहुत ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट प्रश्न, मैं आपको स्पेसिफिक चूंकि प्रश्न में ले जा रहा हूं। सर ने जो आपको बात कही वो था कि सोशो इकोनॉमी क्या है, उसका एजुकेशन आप कैसे देखेंगे, उसका वेलफेयर कैसे करेंगे, उसका लालन पालन कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह सब है। लेकिन एक बात कही जाती है जनरल, कि आप अगर आर्थिक रूप से समृद्ध हैं तो बच्चा उसके पास, क्योंकि हम ही तो पाल सकते हैं, हम ही तो बढ़िया स्कूलों में फीस दे सकते हैं, इसलिए बच्चा मुझे मिलना चाहिए। तो जो सोल ग्राउंड माना जाता है जनरल, कि अगर हमारे पास पैसा है या मैं ज्यादा तनख्वाह कमाता हूं या मेरे हाथ में प्रॉपर्टी है इसलिए ये बच्चा मुझे मिले, उसको थोड़ा सा आप और ज्यादा विस्तृत बताएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा सर। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो है, लेकिन ये एक सोल ग्राउंड नहीं बन सकता। बाकी जैसे मैंने आपको कहा विप्लव की मेच्योरिटी ऑफ द पेरेंट, कि कौन पेरेंट ज्यादा मेच्योर है, कौन बच्चे को ज्यादा समझ सकता है, बच्चा किसकी तरफ ज्यादा आकर्षित है, माता की प्रति या पिता की प्रति, क्योंकि कोर्ट बहुत ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं और आवश्यक भी है कि कोर्ट जहां बच्चा समझ सकता है वहां पे कोर्ट बच्चे को बुलाता है और उससे भी उसकी इच्छा जाहिर की जाती है कि आप अपनी इच्छा बताइए कि आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, आप माता के साथ रहना चाहते हैं, पिता के साथ। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस है, जिसके बेसिस पे कोर्ट अपने विवेक से फिर ये निर्णय लेता है कि बच्चे को माँ के पास भेजा जाए या पिता के पास रहने दिया ठीक है, ठीक है, ठीक है। बच्चे की इच्छा, उसका प्रेफरेंस कितना कानून में, मतलब इस पूरी चाइल्ड कस्टडी लॉ में कितना प्रिवेल करता है, या आप एक इंग्रेडिएंट है या बहुत प्रभावी इंग्रेडिएंट है, वो थोड़ा सा बता। मतलब बहुत अच्छा सवाल आपने किया। कई बार आपने देखा होगा कि जब गृहस्थियां टूटती हैं, बिखरती हैं, तो उसमें बहुत अपवाद भी बहुत होता है, बहुत जहर भी घोला जाता है, और ये जहर सिर्फ हस्बैंड वाइफ तक ही सीमित नहीं रहता, ये बच्चों तक पर्क्युलेट चला जाता है, फैमिलीज में चला जाता है, रिलेटिव्स में चला जाता है। और आपने देखा होगा कि झूठी एफआईआर आ रही होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आ रहे होते हैं, और ऐसी सारी परिस्थितियों में कोई ना कोई पेरेंट
जिसके पास बच्चा रह रहा होता है या जो प्रभावित करने की स्थिति में होता है, डोमिनेटिंग पोजीशन में होता है, वो बच्चे को दूसरे पेरेंट के प्रति दुर्व्यवहार और बुरी अनागल चीजों को बताता है, जिसको कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण माना है। और ब्रिटिश जजमेंट से पेरेंटल एलिनिएशन सिंड्रोम, जिसको एक पीएसए चीज पीएएस कहा जाता है, जिसमें एक पेरेंट दूसरे पेरेंट के खिलाफ बच्चे को भड़काता है, उसके मन में विष घोलता है, जहर घोलता है। तो कोर्ट का संभावित ये भी एक रहता है कि बच्चे का निर्णय जाते वक्त वो ये देखने की कोशिश करते हैं, वो पर्दे हटाते हैं कोर्ट में कि कहीं बच्चा इस पीएएस से प्रभावित तो नहीं है, कहीं वो पेरेंटल एलिएशन सिंड्रोम, एक पेरेंट जो सफर कर रहा है और वो बच्चे को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो उससे बच्चा प्रभावित तो नहीं है, और क्या उसके वो डिसीजंस उससे प्रभावित तो नहीं है। ठीक है। मैं क्या साधारण शब्दों में जो आपने बात कही, मैं अपने दर्शकों को शायद समझाना चाहूंगा और आपसे भी एक बार क्रॉस क्वेश्चन ले लेता हूं। जिस पेरेंटल एलिनेशन सिंड्रोम पीएएस की आपने बात कही, क्या इसका रेफरेंस ये है कि माता पिता के बीच झगड़ा हुआ, माइनर बच्चा है माँ के पास, अब उस माँ ने बच्चे को इतना विदूषित कर दिया, उसका दिमाग उसके पिता के खिलाफ, वो लगातार उसके झूठे आरोप लगा रही है या पिता का ऐसी शक्ल बना रही है बच्चे के सामने कि बच्चा धीरे धीरे अपने पिता से न केवल दूर हो बल्कि घृणा करने लगे। और जब बच्चे से अदालत के सामने बयान दर्ज हो, यानी कि उसका प्रेफरेंस दर्ज हो, तो वो निश्चित रूप से मां की तरफ चला जाए। तो पीएएस का क्या ग्राउंड इस कंडीशन में पिता उठा सकता है कि आपने साहब मेरे बच्चे को पेरेंटल एलिनेशन सिंड्रोम के कारण उसे ऐसा मानसिक रूप से ग्रसित कर दिया कि वो अपना निर्णय लेने में सक्षम ही नहीं है। डॉक्टर साहब बिल्कुल सर, विप्लव, आपने यू हिट द नेल ऑन इट्स हेड। बिल्कुल यही आप जो मैं आपको बता रहा था जजमेंट के बारे में, आपने बड़े सरल और स्पष्ट शब्दों में अपने व्यूअर्स को ये बताने का, बहुत मुझे लगता है इससे बढ़िया स्पष्टीकरण नहीं हो सकता, शायद मैं भी नहीं इससे बढ़िया सरल शब्दों में आपको समझा सकता। बिल्कुल यही आपने सही कहा कि एक पेरेंट जिसके पास कस्टडी है या जो डोमिनेंट पोजीशन में है उस वक्त, वो दूसरे माता या पिता के प्रति ऐसा विष घोलता है कि जब बच्चे की प्रेफरेंस ली जाए तो बच्चा उससे प्रभावित हो। मैंने जब शुरुआती में ये कहा था कि कोर्ट जब आप पीएएस का राउंड उठाते हैं तो कोर्ट उन परतों को हटाता है और उनके पीछे जाने की कोशिश करता है और देखता है कि कहीं बच्चा उससे प्रभावित तो नहीं है। और ऐसी एक परिस्थिति आ जाती है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बच्चे के निर्णय में होती है, क्योंकि बच्चा ये नहीं डिसीजन ले पाता कि वो माता पिता के बीच में किसको चूज करे, वो किसकी तरफ उस लक्ष्मण रेखा को लांग करके किसकी तरफ जाए। तो मुझे लगता है ऐसी परिस्थितियों में जहां बच्चे को एक पेरेंट प्रभावित कर रहा है, दूसरे पेरेंट के प्रति विष घोल रहा है, वहां पे कोर्ट की और भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। और इसीलिए विप्लव, ऐसी गाइडलाइंस लिखित गाइडलाइंस नहीं हो सकती। आप ये विजडम कोर्ट के हाथों से लेकर के 4 लाइनों में नहीं लिख सकते कि ये आप बॉक्सेस को आप टिक नहीं कर सकते कि ये टिक मैंने कर दिया और इसका सम टोटल पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया तो ये डिसीजन हो गया, क्योंकि आफ्टर ऑल ह्यूमन बिहेवियर है और कोर्ट का कहीं ना कहीं इन ऐसे मैटर्स में, बड़े संवेदनशील मैटर्स में। करेक्ट। जो मैं कई जजमेंट पढ़े हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और विकास सर भी उस बात को लगातार कह रहे थे, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ये क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, ये आपराधिक मामला नहीं है कि किसी ने किसी के को चाकू मार दिया और वो व्यक्ति मरता मरता बचा, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हो गया, एक ट्रायल चला, कोर्ट ने कहा कब मारा, कैसे मारा, आला कहां, और इस आधार पर उस पर ट्रायल किया गया। करेक्ट। लेकिन यहां चाइल्ड कस्टडी है, यहां जज साहब को बेहतर समझना, जानना, बूझना बच्चे की साइकी, उसके माता पिता के पीछे का क्या बैकग्राउंड है, वो क्या चाहते हैं, यानी कि जब वो निर्णय करे तो वो एक कोई एस्पेक्ट नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, उसके हाथ में बहुत सी चीजें होती हैं। और कहीं ना कहीं जब वो इस तरह का डिस्क्रिशन जजेस के पास आता है तो कभी कभी निर्णय सही भी हो जाते हैं और कभी गलत हो जाते हैं। विकास सर, आप तो इतने सीनियर एडवोकेट हैं, इतना लंबे समय से काम कर रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि इस तरह की
ह्यूमन चूंकि बिहेवियर से आपको टकराना है, तो कभी जजेस के फैसले अच्छे भी हो जाते हैं, पक्ष में भी हो जाते हैं, कभी उसी सर्कमस्टेंसेस में जजेस दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये ह्यूमन एरर है, या एक तरह से कह सकते हैं कि दूसरे के साथ तो नाइंसाफी हो गई ना? मतलब क्या है कि इसको एक आप ना मशीन के ढांचे की तरह नहीं देख सकते कि एक डाई आपने मशीन में बनाई और अगर आपको एक वस्तु का प्रोडक्शन करना है तो आपने हर वो डाई से वही प्रोडक्ट बार बार निकल के आएगा। आप ये जानते हैं कि आफ्टर ऑल जुडिशरी जो है वो भी इंसान ही समाज से उठ करके वकील या उठ करके जजेस बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कभी मुझे लगता है कि गलत डिसीजन हो सकता है, लेकिन अमूमन तौर पे जजेस कैन सी थ्रू। मैं आपको एक सही बात बताऊं कि आप अपना एविडेंस झूठा या सच्चा कोर्ट में लेके आ सकते हैं, लेकिन जो एक जज न्याय की कुर्सी पे बैठा होता है वो संभवतः सी थ्रू कर सकता है, वो देख सकता है। और अमूमन इन केसेस में मैंने बहुत बार देखा है कि जजेस ने इन चेंबर प्रोसीडिंग्स करी है, चेंबर में बच्चे को लेके गए हैं बिना माता पिता के, उनसे बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट लेकर के बच्चे के साथ जजेस ने काउंसलर्स को भी बुलाया है साथ में, काउंसलर्स ने जज के सामने बच्चे के साथ बड़े मन की बात करी है और वो टटोलने की कोशिश की है, संभवतः वो सच्चाई जानने की कोशिश करी है जो एक पेरेंट आकर के यहाँ झूठ बोलने की कोशिश कर रहा होता है। तो मुझे लगता है कि ये फैमिली कोर्ट्स हैं जहां पर जजेस एक ह्यूमन टच लेकर के आते हैं, क्योंकि जब तक वो इस ह्यूमन टच को नहीं लेकर के आएंगे तो मुझे लगता है संभवतः आपने बहुत सही बात ये कही कि ये कोई एक नॉर्मल सिविल या क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, ये संभवतः एक फैमिली कोर्ट है। और कोर्ट की शुरुआती दौर से हमेशा ये प्रयास होता है, जब आप डिवोर्स प्रोसीडिंग्स भी लेकर के आते हैं तो संभवतः पहली बार कोर्ट आपको सीधे मीडिएशन में भेजता है। वो कोई प्रोसीडिंग आपको नहीं कहता कि आप अपना WS फाइल करिए, वो कहता है आप ज्यादा से ज्यादा समय लीजिए, आप मीडिएटर के पास जाइए, काउंसलर के पास जाइए। और जो आप, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक शादी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है विप्लव, एक सैक्रोसेंट रिलेशनशिप है, ये 7 जन्मों का नाता है। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि आप रहे 5 साल बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया और कॉम्पनसेशन दिया और चले गए। संभवतः कोर्ट का भी पूरा इस तरह से ये ध्यान रहता है कि आपकी अगर शादी में ट्रबल है तो मीडिएटर के पास भेजते हैं और आपको एक लंबे से लंबा समय देते हैं कि आप काउंसलर से जाकर के अपने विवादों का स्पष्टीकरण कर सके, आप उनको सुलझा सके और वापस मैट्रिमोनियल होम में एक रिलेशनशिप में वापस लौट सके। ठीक है, मैं मान लिया अगर बाय द वे हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा है, बच्चा माँ के पास है, पिता परेशान है और फैमिली कोर्ट में गया कस्टडी के मामले में, और जहां आपने कहा मान के चलिए कि PAS जैसी व्यवस्था है जहां पेरेंटल एलिनेशन सिंड्रोम PAS के अंतर्गत मां ने बच्चे को इतना पिता के खिलाफ भर दिया है कि वो गया, उसने प्रेफरेंस अपनी मां को बोला, कहा नहीं मैं तो अपने पिता के साथ नहीं जाना चाहता हूं। अब इस फैमिली कोर्ट ने उसके पक्ष में यानी कि मां के पक्ष में आदेश दे दिया। विकास सर, क्या पिता का उस समय से फैमिली कोर्ट के उस ऑर्डर से क्या माना जाए कि वो निगेटिव हो गया और उसको कभी कस्टडी मिल ही नहीं सकती? क्या विकल्प हो सकते हैं? नहीं विप्लव, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ठीक है कस्टडी तो एक के पास ही रहेगी, दोनों के पास नहीं हो सकती संभवतः, ये बात को तो समझना पड़ेगा ही। वो या माता हो या पिता हो, कस्टडी तो एक के पास ही जाएगी और वो भी सर्कमस्टेंसेस देखी जाएंगे कि बच्चे की उम्र क्या है, सेक्स क्या है, बच्चे की परवरिश के लिए जो धनराशि चाहिए या जो स्कूल जो एजुकेशन चाहिए, पेरेंट की मेच्योरिटी, ये तो एक अलग चीज हो गई। लेकिन आप किसी भी माता या पिता से उसके विजिटेशन राइट्स नहीं ले सकते कि हाँ, जो बड़ा उसका इंपॉर्टेंट। अपना अपना खून जो है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कस्टडी माँ को दे दी या बाप को दे दी तो आप माँ को बच्चे से नहीं मिलने देंगे या बाप को बच्चे से नहीं मिलने देंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप विजिटेशन राइट देते हैं कि आप उसी शहर में हैं तो हफ्ते में एक बारी कुछ घंटे आप मिलेंगे, या दूसरे शहर में हैं तो आप उनसे कुछ दिनों के लिए मिलेंगे। या कोर्ट इतना तक करती है कि गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, संभवतः आपको तो पता ही है हमारे यहाँ स्कूलों में महीनों 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियां रहती हैं, तो कोर्ट ये भी कहती है कि आप 2 महीने अपने माता के पास या पिता के पास, जिसके पास आपकी कस्टडी नहीं है, आप उसके पास जाके रह सकते हैं। क्या सर विजिटेशन राइट की निश्चित रूप से आपने बात की, उनका कानूनी अधिकार है, माता हो या पिता हो, बच्चा चाहे माँ के पास चला जाए पिता के पास चले जाए, आपके पास विजिटेशन राइट है। और होता क्या है, फैमिली कोर्ट से आप बाहर जाते हैं तो आपको लगता है अरे अब क्या होगा,
अब तो हमारे पास अधिकार खत्म ही है, हम तो चाइल्ड कभी हमें मिलेगा ही नहीं, जबकि हो सकता है आप उसका वेलफेयर ज्यादा अपेक्षाकृत अपने पति या पत्नी के अपेक्षाकृत आप ज्यादा बेहतर रख सकते हैं। एक तो अपील की, एक तो क्या व्यवस्था है विकास सर वो बता दीजिए, और दूसरा विजिटेशन राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वायलेशन सबसे ज्यादा विजिटेशन राइट के दौरान होते हैं। जो हमें कॉल आती है वो कहते हैं साहब कोर्ट ने ऑर्डर कुछ किया है, करिए कुछ रहे हैं, 2 दिन का ऑर्डर किया है 6 दिन रख रहे हैं, 6 दिन का ऑर्डर किया था 8 दिन लेके बाहर कहीं चले गए, फिर आप कोर्ट दौड़ रहे हैं। तो ये एक अलग तरह की व्यवस्था है कि विजिटेशन राइट तो माता या पिता को मिल गया, लेकिन अगर वो वायलेशन उसका कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो ये दूसरे पक्ष के लिए एक बड़ी समस्या की बात है। विकास सर। विप्लव, आपके सवाल 2 पार्ट्स में हैं। मैं पहले पार्ट का जवाब देता हूं कि अगर कोई भी ऑर्डर फैमिली कोर्ट से होता है तो उसकी अपील हाई कोर्ट में लाई करती है, और अगर हाई कोर्ट से भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है या कोई बात होती है तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का भी आपके पास संभावित रास्ता बचता है एसएलपी में। तो ये तो बात हुई अपील की। अब दूसरी बात हम लेकर के आते हैं कि अगर एक पेरेंट को कस्टडी मिली है तो दूसरे पेरेंट के साथ विजिटेशन राइट्स तो रहेंगे, और कोर्ट विजिटेशन राइट की अलग अलग कंडीशंस बताता है कि कितने दिन महीने में आप साथ रह सकते हैं। अगर अलग शहर में है तो क्या गर्मियों की छुट्टियों के 60 दिन में से 30 दिन आप रह सकते हैं। संभवतः आपकी बर्थडे है या वीकेंड्स है तो उस दिन पे आप दूसरे पेरेंट के पास, जिसके पास कस्टडी नहीं है, उसके पास जा सकते हैं। और एक आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया, और जिसके लिए क्लाइंट्स बहुत ज्यादा वापस आते हैं कि जी विजिटेशन राइट महीने में 2 दिन है और आप 6 दिन तक बच्चे को लेकर के गायब हो गए। आपको ये था कि आप दिल्ली शहर में विजिटेशन राइट में विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट या विदाउट द परमिशन ऑफ द अदर पेरेंट आप उसको शहर से बाहर नहीं लेके जाएंगे। तो आपको पता चला कि आप 15 दिन के लिए विदेश चले गए या मसूरी घूमने चले गए या शिमला घूमने चले गए। ऐसी सब परिस्थितियों में मुझे लगता है कि आपको संभवतः अपने आप बात करनी चाहिए, और अगर आपकी बात अपने आप नहीं सुलझ रही और दूसरा पेरेंट उन सारी कंडीशंस को जो फैमिली कोर्ट ने लगाई है विजिटेशन राइट्स में, उसका अगर उल्लंघन कर रहा है, अगर वायलेशन कर रहा है, तो आपको कोर्ट वापस जाना चाहिए। और जो विजिटेशन राइट सामने वाली पार्टी को मिले हैं संभवतः उनमें या तो मॉडिफिकेशन होंगी या कुछ वो कैंसिल भी कोर्ट करेगा। अगर वो देखेगा कि सामने वाला पेरेंट रिपीटेड ऑफेंडर है। कई बार देखिए विप्लव, वही मैंने आपको बताया कि ह्यूमन टच होता है, एक आध बार वायलेशन हो जाता है, 1 दिन का हुआ, 2 दिन का हुआ, कोर्ट भी समझता है कि कहीं आप दूर गए और रात को वापस नहीं आ पाए। कोर्ट संभावित ये समझता है कि ये ह्यूमन पॉइंट्स हैं जहां पे 1 दिन का 2 दिन का हुआ। लेकिन अगर कोई रिपीटेड ऑफेंडर होता है पेरेंट, और स्पेशली फादर्स जो होते हैं, जो सोचते हैं कि शायद अब माँ के पास है और मैं अब अपना एक्सरसाइज करूं ज्यूरिसडिक्शन को, और वो रिपीटेड ऑफेंडर होते हैं, मुझे लगता है कोर्ट वहां पे मॉडिफिकेशन या उनमें बदलाव भी लेकर के आ सकती है विजिटेशन राइट की कंडीशंस में। ठीक है, ये आपने बेहतर बात कही। और आप अगर एक बात समझ लीजिए कि अगर लगातार आप बार बार इस विजिटेशन राइट का जो कोर्ट का डायरेक्शन है उसका कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं या उसे बार बार वायलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके अगेंस्ट में जाएगा, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, दूसरी पार्टी को प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा, लेकिन दूसरी पार्टी के पक्ष में ये भी है कि देख लीजिए साहब ये हो रहा है, आपके आदेश का ये हो रहा है। अच्छा, एक मैं लास्ट बिल्कुल आपसे अंतिम में क्वेश्चन लूंगा कि आपको क्या लगता है ये बच्चे की कस्टडी को लेकर ये जो झगड़ा है माँ बाप के बीच में, पति पत्नी के बीच में, ये ज्यादातर उस इफेक्ट बच्चे के लिए निश्चित रूप से अफेक्शन ही होगा, लेकिन क्या पिता ये सोच रहा है कि अरे चलो माँ के पास ही है, या माँ ये सोच पा रही है कि चलो कोई बात नहीं मेरे पास नहीं है तो पिता पाल रहा है उसे, या ये एक ईगो की बड़ी लड़ाई है जो कोई भी माता पिता हारना नहीं चाहता है। अगर वो आर्थिक रूप से समृद्ध है तो उसे लगेगा कि बच्चा तो मेरे ही पास रहना चाहिए, तुम्हारे पास क्यों रहेगा। विप्लव, बहुत स्पष्ट शब्दों में इस कठिन जटिल प्रश्न का उत्तर नहीं है। संभवतः ये उत्तर एक्सपीरियंस से, जो मेरे पर्सनल अनुभव रहे हैं जीवन के और प्रैक्टिस के एरिया में जो रहे हैं, मैं उससे ये जवाब देना चाहूंगा कि ईगो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ा अहम रोल आ जाता है, क्योंकि आज के समय में दोनों ही माता और पिता संभावित उतने ही सक्सेसफुल हैं मेट्रो शहरों में, और संपन्न भी हैं, दोनों ही कमा रहे हैं, अच्छी नौकरियों में हैं, और संभवतः कई जगह ऐसा भी पाया है कि जो माता है वो पिता से कहीं ज्यादा प्रोफेशनल फील्ड में आगे है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट स्टेटस और डिग्निटी में भी। मतलब तो एक ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इशू आ जाता है कि
जब माता पिता झगड़े में आ जाते हैं तो वो बच्चे की कस्टडी रख करके डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि वो बच्चे पे कंट्रोल भी रखना चाहते हैं और ये भी दिखाना चाहते हैं साथ के साथ समाज को कि वो ताकतवर भी हैं। ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन है विप्लव, जो आप जो साइकोलॉजिकल एक वॉरफेयर माता पिता में हो जाता है, क्योंकि संभवतः अगर ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और मेंटल वॉरफेयर ना हो तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जहां पे आपके अपने बच्चे हैं तो आप कभी सेपरेट या अलग होना चाहेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ घूम करके धुरी वापस बच्चों पर आ जाती है। और आपके छोटे मोटे जो होते हैं कि ये स्वाभाविक ही है कि मैट्रिमोनियल छोटी मोटी नोक झोंक झगड़े होते ही रहेंगे, ये सब परिवार में होते हैं। लेकिन जब आप सत्ता की इंक्लूडिंग तरफ जजेस बढ़ के जाते हैं, यहाँ जो फैसला कर रहे हैं उन्हीं जजेस के यहाँ भी ये सब होता है। एब्सोल्युटली। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक पावर स्ट्रगल भी है, पावर गेम भी है, माइंड गेम भी है। और जिस तरह से पूरी दुनिया में एआई का प्रभाव आता जा रहा है, मुझे लग रहा है माता पिता के लिए बच्चे भी और संतान भी एक एआई का विषय, एक इंटेलिजेंस का विषय, एक सत्ता का विषय ये बनता चला जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। और कहीं ना कहीं इसी के पीछे लड़ाइयां लंबी चलती रहती हैं। हालांकि उसके परिणाम यही है कि फिलहाल बच्चों को तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है, लेकिन फिर भी क्या करें, जो माता पिता एक दूसरे के साथ जो बच्चों का अफेक्शन है उसको नहीं रोक पाते, इसीलिए अदालत का सहारा लेते हैं। विकास सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बेहतर चाइल्ड कस्टडी के बारे में जो नॉलेज दिया, हमारे दर्शक निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। इसी वीडियो के नीचे लगातार फोन नंबर और हमारी वेबसाइट www.justnyaya.com चल रही है। फिर भी आपका कोई प्रश्न रह जाता है, कोई कानूनी परामर्श आप चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।